हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए, स्वागत है आप लोगों का और बने रहिए। जैसा कि हम लोगों ने पहले वीडियो में इसके फर्स्ट पार्ट को देखे थे और बिल्कुल टॉपिक 1 टॉपिक 2 हम लोग ख़त्म किए थे बढ़िया से, जहाँ पर इंडस्ट्री को स्थापित होने से लेकर के स्पेनिंग जर्नी तक हम लोग आए थे। टॉपिक नंबर 3 है इंडस्ट्रियल इन द कॉलोनीज़, यानी उपनिवेशों में औद्योगिकरण। यहाँ पर क्या होता है हम लोग समझने वाले हैं। सिंपल सी बात है, कॉलोनीज़ का मतलब हमारे हमारे ऊपर लादा गया है, यानी कॉलोनीज़ हम लोग। ये बात कहाँ हो रही है, सबसे पहले इंडस्ट्री कहाँ आई है, तो सिंपल है, वो सबसे पहले कहाँ आया है, यूरोप में आया है। यूरोप में भी कहाँ सबसे पहले, तो इंग्लैंड में आया है। और हम लोग किसके कॉलोनी रहे हैं, तो हम लोग इंग्लैंड की कॉलोनी रहे हैं। यानी हमारी बात ही होगी ओवरऑल घुरा फिरा करके, हम लोग उसको भी पढ़ने वाले हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग पहले पार्ट में जुड़े हुए होंगे और पूरा पार्ट को देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो जाइए, इसी चैनल पे पहला पार्ट डला हुआ है और इसको पहले कंप्लीट कीजिए, क्योंकि उसके बिना इस टॉपिक इस पार्ट को आपको समझना नहीं नहीं समझ पाएंगे। तो पहले उसको कर लीजिए। जैसा कि मेरा पहले आप लोग से निर्देश है कि टॉपिक को पढ़ने से पहले आप लोग कम से कम चैप्टर को 2 या 3 बार रीडिंग अवश्य कर लिए होंगे। नहीं किए हैं तो कर लीजिए, या फिर टॉपिक को सुनने के बाद, लेक्चर को सुनने के बाद आप लोग कर लेंगे, हमें ऐसा उम्मीद है। जैसा कि वादे के अनुसार जैसे ही टॉपिक ख़त्म होगा मैं सारा क्वेश्चन आंसर करवाऊँगा। इसके अंदर जो भी इम्पोर्टेंट नोट पॉइंट होगा मैं आप लोग को करवाते चला जाऊँगा लास्ट में जब ख़त्म होगी। तो फिलहाल में आप लोग को समरी पर ध्यान देना है, ध्यान से लेक्चर को सुनना है। तो आइए हम भारत के नज़र डालते हैं, चूँकि इंग्लैंड की बातें हो रही है। इंग्लैंड के हम लोग उपनिवेश हैं, कॉलोनीज़ है। टॉपिक नंबर पहला है 3.1 द एज ऑफ इंडियन टेक्सटाइल, यानी भारतीय कपड़ों का युग। कहा जाता है मशीन औद्योगिक के युग में सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार भारत के रेशमी और सूती उत्पादों का ही दबदबा रहा था। बहुत सारे देशों में मोटा कपास पैदा होता था, लेकिन भारत में पैदा होने वाला कपास काफ़ी महीन और उत्तम किस्म का था। यही कारण है कि आर्मेनिया, फ्रांस, फारसी, है ना, पंजाब से लेकर के बहुत दूर दूर तक सौदागर हमारे देश में आते थे कपास को लेने के लिए। सिंपल है, इसका भनक इंग्लैंड वासियों को भी पड़ा था। आखिरकार उनका हमारे देश पर राज करने का तरीका भी यही था। धीरे धीरे वो हमारे देश में आए, धीरे धीरे करके पैर पसारते गए, अपूर्ण तरह से हमारे देश पर कब्जा करते चले गए। आखिरकार इनकी जो रणनीति है यहीं से होती होगी, क्योंकि हमारे देश में बहुत कुछ डेवलपमेंट हो रहा था। अगर मैं बता दूं, जब हमारे देश में इंग्लैंड वासी आए नहीं थे, यानी कॉलोनी बनाए नहीं थे, उसमें हम लोग सिर्फ अकेले पूरा वर्ल्ड का 24% GDP का भागीदारी थे। 24% अकेले, जब इंग्लैंड वासी आए नहीं थे तब की बात कर रहा हूँ। पूरा वर्ल्ड में बाकी होगा, पूरा इंडिया चाइना की बात करें तो लगभग 52 से 53% हम लोग सिर्फ 2 कंट्री मिल कर के GDP रखते थे पूरा पूरा दुनिया के। तो सोचिए हम लोग क्या थे। और जानते जाते हम लोग का GDP अगर अपने देश की बात किया जाए तो सिर्फ वो 1.5 से 2% रह गया। कहाँ हम लोग 24% पर थे और जाते जाते सिर्फ 1.5 से 2% रह गया। बहरहाल बातें जो भी हो, हम लोग टॉपिक पर आते हैं और समझते हैं। चलिए, वे सबसे पहले हमारे जो बंदरगाहें हैं उन पर अपनी कब्जा जड़ते हैं। निर्यातक व्यापार के इस नेटवर्क में बहुत सारे भारतीय कंपनी है जो, है ना, बैंकर जैसी प्रक्रियाएं को सुविधा सुविधा चाहते हैं। उसमें बैंकर की प्रक्रियाएं सबसे पहले अंग्रेज़ों के द्वारा लाया गया था, उनसे अपना निर्यात होने लग जाता है। धीरे धीरे हमारे देश से जो कपास है उनकी एक्सपोर्ट करना शुरू करते हैं, अपने देश में ले जा कर के वहाँ बेचते हैं। बेचने के बाद हमारे देश के जो वस्त्र है या फिर कपास है उनको वहाँ जाने के बाद अधिक से अधिक दाम में बिकता है। कहीं ना कहीं इनके वो लालच की तरफ दिखने लग जाता है। बात यहाँ पर ये है कि आंकड़ा है कि लगभग 1750 तक आते थे, चूँकि हमारे देश में 1700 ईस्वी से बहुत पहले, जैसे में 16 ईस्वी में तो खाली ईस्ट इंडिया कंपनी ही स्थापित हुआ भारत में। तो बात करें तो 1700 पहले से ये बार रहा था कि 1757 के बाद से 1700 लास्ट फाइनली 1764 जैसा ही युद्ध ख़त्म होता है, तो उसके बाद हमारे देश में ज़्यादा अंग्रेज़ों का वर्चस्व होने लग जाता है। लेकिन 1700 ईस्वी तक है जो, मतलब अंग्रेज़ों का दबदबा रहा है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं रहा है ना, जितना कि उसके बाद से शुरू हो गया है। यूरोपीय कंपनी की ताकत बढ़ती जा रही थी। सबसे पहले वह स्थानीय बंदरगाहों
पर अपना दबदबा स्थापित करते हैं, दरबारों को अपने अंडर में लेते हैं। जो स्थानीय जो राजा महाराजा जो नवाब है उनसे उनको अपने चंगुल में लेते हैं। उसके बाद उन बंदरगाहों पर जो पहले नवाबों का दबदबा चल रहा था, नवाबों को कहा दिया गया कि इतना ऐसा आपको मान लीजिए कि आपको इतना यहाँ मतलब जितना भी आपको मुनाफा हो रहा है उससे हम ज़्यादा आपको मुनाफा दे देंगे, इस पर हमको अपना राज करने दीजिए। नवाबों का क्या है, राजाओं को क्या है, उनको तो अपने बस पैसों से मतलब था। धीरे धीरे उनके चंगुल में आते चला गया और कुछ नवाबों और राजाओं की बेवकूफ़ी की वजह से हमारा देश उनके हाथों में चला गया। ये तो बात की बात है, मुद्दा तो कुछ और है। अगर बात करें तो यूरोपीय कंपनी की ताकत बढ़ी, व्यापार पर झटका पहुंचा हमारे भारतीय बाज़ार को, है ना। पुराने बंदरगाह कमज़ोर पड़ते चले गए। यहाँ पर निर्यात होने वाली जो वस्तु है वो कमी आने लगी, है ना। कर्जे बढ़ते चले गए। धीरे धीरे बंदरगाह दिवालिया होने के कगार पर आ गई थी। कहा जाता है कि जो आखिरी सालों में सूरत में व्यापार का जो आंकड़ा था 1.6 करोड़ रुपया था, जो महज 1740 तक आते आते वो मात्र 30 लाख रह गया, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा डिफरेंस देखने के लिए मिला था। सूरत और हुगली जैसे जो बंदरगाह थे वो कमज़ोर पड़ने लगे थे और यही कमज़ोरी का फ़ायदा उठा करके अंग्रेज़ अपना पाँव पसारने लगे थे हमारे भारतीय शहर में। धीरे धीरे वो बढ़ने लगे थे और सबसे पहले वो, है ना, सूरत में एक इंग्लिश फैक्ट्री की स्थापना करती है, जहाँ पर उनका दबदबा रहता है, अपना राज रहता है और वहीं से उनकी जो चालाकी है स्टार्ट हो जाती है। अगर हम लोग दूसरे पॉइंट पर आ जाते हो 3.2 में, जो है व्हाट हैपेंड टू वीवर्स, यानी वो जो बुनकर है उनका क्या होता है ना, इसके बारे में कथन है। तो देखते हैं होना क्या था। कंडीशन चेंज हुआ, जैसे कि हम बोले कि 1740 तक आते आते भारतीय जो बाज़ार है उनको बहुत ज़्यादा झटका लगा था। प्रत्येक बंदरगाह तबाह हो चुके थे और इसकी वजह से क्या हुआ था कि ये जो ब्रिटिश बाज़ार है वो आगे बढ़े थे। ईस्ट इंडिया कंपनी 1760 तक तो कुछ प्रभाव नहीं पड़ा, उनका व्यापार ठीक ठाक चला। और चूँकि ये जो बुनकर हैं अभी तक जो खाली पड़े थे, जिनको कहीं पर कुछ रोज़गार नहीं मिल रहा था, काम नहीं मिल रहा था, वे कहीं ना कहीं इन विदेशी कंपनियों को सहयोग करने में अपनी भूमिका निभाना शुरू कर देते। और एक्चुअली कर भी क्या सकते थे, इनको भी काम तो चाहिए, किसी तरह से अपनी रोजगार तो चाहिए और धीरे धीरे उनकी ओर अग्रसर होने लगे। इससे अंग्रेज़ों को बहुत ज़्यादा मुनाफा हुआ। मुनाफा इसलिए कि ये सब सारे मजदूर कुशल थे, कारगर थे, है ना, हर एक काम को बेहतरीन तरीके से करना जानते थे और इनके पास अपॉर्चुनिटियाँ बहुत ज़्यादा थी। कहा जाता है कि 1760 और 70 के दशकों में बंगाल और कर्नाटक में राजनीतिक सत्ता स्थापित करने से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को निर्यात के लिए लगातार सप्लाई आसानी से नहीं मिल पाती थी। बुने हुए कपड़ों को हासिल करने के लिए फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली के साथ साथ स्थानीय व्यापारी की होड़ में भी रहते थे। जैसे में अगर देखा जाए तो सिर्फ ब्रिटिशों का राज नहीं रहा है भारत में, है ना, इसके साथ में उसके पीछे लगू बहुत सारे कंपनियां हैं, फ्रांसीसी आए हैं, डच आए हैं, पुर्तगाली आए हैं, लेकिन जितना सक्सेस ब्रिटिश कर गए उतना ये सक्सेस नहीं रहे, है ना, असफल रहे। असफल होने के पीछे ये भी रहा था कि ब्रिटिश हमारे देश पर वर्चस्व स्थापित करने में ज़्यादा कारगर हुए, है ना। वो सब भी अपना वर्चस्व जमाए, लेकिन मतलब उनके साथ में बीच में बहुत सारे युद्ध भी हुए और वो उसमें परास्त हो गए। वो उतना स्ट्रगल नहीं कर पाए जितना कि ब्रिटिश किया और यही कारण कि जब उनके जाते ही इनका दबदबा ज़्यादा बढ़ता चला गया। जैसे में अगर बात की जाए तो ये आपका पुर्तगाली, जिसे बहुत समय लंबे समय तक हमारे देश में बने रहे हैं, गोवा में, दमन दीव में। अगर बात करें तो फ्रांसीसी हमारे दमन दीव में वो रहे हैं, पुडुचेरी में रहे हैं। तो दबदबा रहा है लेकिन बहुत ही कम क्षेत्रों में रहा है जितना कि ब्रिटिशों का हमारे पूरा देश पर रहा है। तो वह धीरे धीरे जैसे जैसे इनकी तादाद बढ़ती चली गई, हर एक भारत के प्रत्येक जगहों पर जहाँ पर बड़े बड़े शहर हैं, बड़े बड़े ट्रांसपोर्टेशन वाले साधन हैं, जहाँ बड़े बड़े बंदरगाह हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा मुनाफे हो रहे हैं, वैसे जगह पर ये जो ब्रिटिश है अपना प्रबंध लगाना शुरू किए। लेकिन कहा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को इसका कहीं ना कहीं दबाव झेलने के लिए मिल रहा था।
आखिर फाइनली ईस्ट इंडिया का दबदबा हमारे देश में 1857 की क्रांति तक रहता है। बाद में फिर वो ब्रिटिश सत्ता में हाथ में चला जाता है। अगर समझ में नहीं आ रही तो मैं समझा दूँ कि सबसे पहले भारतीय मतलब ब्रिटिश राज किए हैं तो ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में है। ये क्या है सर कि सपोज करिए कि इंग्लैंड का कोई कंपनी है और वो भारत में सबसे पहले आया था व्यापार करने के लिए, लेकिन भारत में अपना वर्चस्व इस तरह से स्थापित करना शुरू कर दिया कि उसका यहाँ पर दबदबा होने लगा और ब्रिटिश के कानून द्वारा भारत को चलाया। कब तक? तो 1857 तक। लेकिन 1857 की क्रांति जैसा ही हुआ तो ब्रिटिशों को यानी इंग्लैंड के सरकार को उन लोग को ऐसा लगने लगा कि भारत एक अच्छा हमारा मार्केट हो सकता है और मार्केट हो सकता है तो अपने हाथ से क्यों जाने दूँ, ईस्ट इंडिया कंपनी तो चला नहीं पा रहा है। तो इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी से वो सत्ता वापस लेकर के ब्रिटिश सरकार अपने हाथों में रख लेता है और उसके बाद पूरा ब्रिटिश मिल करके हमारे देश को चलाता है। यानी कहने का मतलब है कि सबसे पहले 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी चलाती है हमारे देश को, उसके बाद इंग्लैंड के जो गवर्नमेंट होता है वो चलाते हैं। तो उस बात 1740 1760 के बाद है। उसमें तो कंडीशन ठीक ठाक रहा, लेकिन कहीं ना कहीं सत्ता के परिवर्तन के कारण, सत्ता दबाव होने के कारण उस पर दबाव आने लग जाता है ना। तो ये जो व्यापार करने की तरीकी है ना, इसको कई चरणों में बांट दिया जाता है। लगभग 2-3 चरणों में इसको डिवाइड कर दिया जाता है। अगर पहले की बात करें तो कंपनी को माल बेचने वाले बुनकरों को अन्य खरीदार के साथ कारोबार करना पाबंदी लगा दी गई थी। इसके लिए उन्हें पेशगी रकम दी जाती थी। एक बार काम का ऑर्डर मिलने पर बुनकरों को कच्चा माल खरीदने के लिए कर्जा दे दिया जाता था। जो कर्जा लेते थे उनमें अपना बनाया हुआ कपड़ा गुमास्त को ही देना पड़ता था, इसे वे अपने व्यापार को नहीं बेच सकते थे, है ना। कहने मतलब ये अपने आप में एक पाबंदी थी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी वाले को कहीं ना कहीं ऐसा फील होने लग गया था कि ये जो हमारे पीछे जो काम करने वाले जो छोटे किसान है, काश्तकार है, वो हमसे अधिक मुनाफा कमाते हैं और वो जितना हमारा जो फ़ायदा होना चाहिए था वो हमें कम फ़ायदा दे रहा है। इसलिए वो बहुत सारे पाबंदियाँ भी लगाना शुरू किए थे। पाबंदियाँ लगी तो क्या होगा? तो जनरली होगा, जो एक दूसरे से टकराहट होगा, है ना। वहाँ पर आपस में जो जो ईस्ट इंडिया कंपनी को समर्थन करने वाले हैं, है ना, वो एक दूसरे को उसका विरोध करेंगे, है ना। इस कारण से क्या होता है कि उस समय के बीते सालों में कर्नाटक और बंगाल में कुछ मतलब स्थितियाँ उथल पुथल देखने के लिए मिलता है। बहुत सारे लोग हैं जो गांव छोड़कर चले जाते हैं। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण ये भी है कि लगभग उस समय में कर्नाटक और बंगाल में बहुत बड़ा सुखाड़ देखने के लिए मिला था और सुखाड़ इतनी त्रस्त थी कि वहाँ के आम लोग वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे। वो मतलब उस कंडीशन में झेल नहीं पा रहे थे कि हम अपने आप को वहाँ पर कैसे मतलब बना के रखें। और ब्रिटिश उसको फ़ायदा करने वाले नहीं थे, कुछ हेल्प करने वाले नहीं थे। इस कारण से बहुत सारे लोग हैं जो उस जगह को छोड़ छोड़ करके जाना शुरू कर दिए थे। नेक्स्ट टॉपिक है 3.3 मैनचेस्टर कम टू इंडिया, यानी इंडिया में मैनचेस्टर का आना। ये क्या है? अगर इसकी बात करूँ तो कहता है 1772 में ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर हेनरी पतुलो ने कहा कि भारतीय कपड़ों की मांग कभी कम नहीं हो सकती, क्योंकि दुनिया के किसी और देश में इतना अच्छा माल नहीं बनता, है ना। जनरली है कि वहाँ पर हमारे देश में सूती कपड़े के क्वालिटी अच्छा था, रेशम अच्छे थे तो हमारा वर्चस्व भी था। लेकिन ये सूती वस्त्रों को मतलब उतना यूज नहीं कर पा रहे थे। मैनचेस्टर अपने आप में एक शहर है जो इंग्लैंड में पड़ता है ना। वहाँ का जो कंपनी है उठ करके भारत आता है और भारत में अपनी कंपनी को स्थापित करता है। लेकिन बीते कुछ समय में ईस्ट इंडिया कंपनी वालों को कुछ घाटे देखने पड़े। क्या था? तो टर्म है कि 1811 से 12 ईस्वी में सूती माल का कुछ हरासमेंट देखने के लिए मिला। जो पहले उस समय तक 33% इसकी भागीदारी थी, जो 1850 से 51 तक जाते जाते ये मात्र 3% रह गया था, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा मतलब कहने मतलब कि घाटा था। और इसको ईस्ट इंडिया कंपनी सहने के लिए राजी नहीं था। इसको तो कुछ बेस्ट करना, बेहतर तो करना है, तो क्या करे? तो भारत में मैनचेस्टर को बुलाया जाता है, यानी
जब इंग्लैंड में कपास उद्योग विकसित हुआ तो वहाँ के उद्योगपति दूसरे देशों के से आने वाले आयात को लेकर परेशानी दिखाई देने लगे। मतलब वहाँ के कंपनी वाले हैं जो, और वहाँ के सरकार है जो, उनको लगने लगा कि अगर दूसरे देश के साथ दूसरे देश के लोग अगर आकर के हमारे देश में अगर अपने सामान को बेचते हैं तो प्रतिस्पर्धा होगा, हमारे सामान का दाम घट जाएगा, उनको परेशानी झेलना पड़ेगा, है ना। और इसके लिए क्या करते हैं कि वो वहाँ पर पाबंदियाँ लगाना शुरू कर देते हैं, या फिर कहने मतलब कि अपने देश में उस सामानों पर अधिक से अधिक कर लगा देते हैं, या फिर फुल्ली रूप से उसको बंद कर देते हैं, और ताकि अपने सामान को भारतीय बाज़ारों में बेच सके और वहाँ से मुनाफा कमा सके। अगर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं तो यह जो फिगर आप लोग देख रहे होंगे वो बॉम्बे हार्बर के है ना। 18वीं शताब्दी की बातें हैं। मुंबई और कलकत्ता 1880 के दशक में व्यापारी बंदरगाह द्वारा मतलब विकसित किया गया है ना। एक काल्पनिक है कि इस प्रकार से वहाँ पर देखिए मतलब पोर्ट रहा होगा। लेकिन स्थितियाँ कुछ ऐसे ही नहीं सुधरी। कहा जाता है कि 1860 के दशक में बुनकरों के सामने एक नई समस्या खड़ी हो गई, है ना। क्यों नई समस्या खड़ी हो गई? क्योंकि उनके पास अच्छे जो पैमाने के जो मतलब रेशम है वो नहीं मिल पा रहे थे, जिसके कारण मतलब बहुत ज़्यादा हरासमेंट देखने के लिए मिला। इसी साथ अगर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं तो टॉपिक है फैक्ट्री कम्स अप, यानी फैक्ट्रियों का आना। इसमें क्या योगदान रहा, इसमें क्या बात है भाई? तो जैसा कि हम लोग देखे हैं पीछे टॉपिक में कि अभी तक जितने भी कंपनी रहे हैं ये सारे के सारे विदेशी रहे हैं। कोई भी भारतीय कंपनी नहीं है जो भारत में आकर के अपने लिए कुछ कर सके। और यहाँ पर जो बातें हो रही है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, टोपी वाले जो आदमी हैं वो हमारे देश के मतलब एक बहुत बड़े बिजनेसमैन रहे हैं, जिनका नाम है जमशेदजी टाटा। आप लोग भी जानते हैं कि अभी टिस्को जो भी आप जानते हैं, है ना, टाटा आयरन स्टील कॉरपोरेशन जो आप लोग जानते हैं, जो झारखंड में स्थित है, बहुत बड़े उद्योग मतलब है, स्वर्णरेखा नदी किनारे है। उम्मीद ये सब आप लोग को याद रखना है। कहा जा रहा है पहले पॉइंट में कि बम्बई में पहली बार 1854 ईस्वी में कपड़ा मिल खोला गया। आप लोग को याद रखना है, कोट करने वाली बात है। यहाँ पर पॉइंट बनेगा कि सबसे पहले कपड़ा मिल कहाँ खोला गया था? बम्बई में खोला गया। कब खोला गया था? तो 1840 में खोला गया। 2 साल बाद उसमें उत्पादन होने लगा, बहुत आगे बढ़ा। 1862 तक वहाँ ऐसी 4 मिलें और स्थापित हुई। उसमें 94 तल्कियाँ, 2150 करघे लगाए गए। उस समय बंगाल में जूट मिल खुलने लगी, जहाँ पहली बार जूट मिल खुला 1855 ईस्वी में। दूसरा 7 साल बाद 1762 में कलकत्ता में, याद रखना है, कलकत्ता में पहली बार जूट मिल कब खुला था? तो 1855 में। और 7 साल बाद दूसरा खुला है 1862 में, है ना। उत्तरी भारत में एल्गिन मिल 1860 ईस्वी में कानपुर में खुली, है ना। इसीलिए कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। इसके 4 साल बाद अहमदाबाद में पहली बार कपड़ा मिल वहाँ पर चालू किया गया। 1784 में मद्रास में पहली बार कताई होना शुरू हुआ। धीरे धीरे अगर देखा जाए तो ओवरऑल, है ना, भारत में भी उद्योगों का विस्तार होना शुरू हुआ। तो मतलब प्रत्येक लोगों को प्रत्येक देशों से अपनी रुचियाँ मतलब सामने आने लगी। चीन के साथ रुचियाँ बढ़ी, लोगों ने अपना प्रतिस्पर्धा शेयर किया। फिर फ्रांसीसी देखा कि भारत में अच्छा पैमाने पर सूती वस्त्र का उत्पादन हो रहा है, तो उनकी रुचियाँ बढ़ी। हालांकि बहुत ज़्यादा सक्सेस तो नहीं रहे, लेकिन हाँ मतलब उन्होंने बहुत कुछ हमें सपोर्ट किया। और जैसे मैं कारखानों को डेवलप करने में इंग्लैंड वासी भी आए, हालांकि तो वो तो अपने लिए कर रहे थे, लेकिन हाँ उन्होंने भी अपनी भूमिका निभाए। जैसा कि एक आप और भी जैसे दाढ़ी वाले बाबा नीचे देख रहे होंगे तो इनका नाम द्वारकानाथ टैगोर है। ये भी भारत में पश्चिमी चमकीकरण और उद्योगीकरण के रास्ते पर चलकर ही मतलब भारत में उद्योग को विकसित करने में अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। जैसा कि एक टर्म है
कि 1917 ईस्वी में कलकत्ता में देश की पहली जूट मिल को स्थापित करने में भूमिका निभाए थे। 1917 ईस्वी में कलकत्ता में पहली बार जूट मिल लगाने में मारवाड़ी व्यवसायी सेठ हुकुमचंद ने भी चीन के साथ व्यापार किया था। ये बहुत सारी कुछ प्रसिद्ध कहानियाँ हैं, कहानी नहीं बल्कि बहुत बड़े बड़े उपलब्धियाँ हैं जो हमारे उद्योगपति जी.डी. बिरला है, उनके पिता, दादा पिता, ये सब बहुत बड़े बड़े काम करके गए हैं जो भारत के लिए अजूबे रहे हैं। अगर आप नीचे अगर देख रहे होंगे तो बहुत सारे का जमावड़ा है जहाँ पर जे.एन. टाटा, आर.डी. टाटा, सर जी टाटा और सर जी.डी. टाटा, बहुत सारे व्यक्ति आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं जो हमारे देश में बहुत बड़े पैमाने पर अपनी भूमिका को अदा करने में और बहुत भारतीय व्यापार को विकसित करने में इन्होंने अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाया है। चाहे वो अनाज हो, चाहे कच्ची कपास हो, अफ़ीम हो, गेहूँ हो, नील की खेती हो, है ना, अपनी तमाम भूमिका इन्होंने अपने निभाया है ना। यही कारण है कि बहुत सारी कंपनियां जो पहले से चली आ रही थी वो भी अभी भी भारत में बरकरार है और उनका एक बहुत बड़ा अपनी पहचान भी है। प्रश्न ये है कि अगर भारतीय कंपनियों के लिए अगर बहुत सारे भारतीय कंपनी ने अपना अपना वर्चस्व यहाँ पर निभाया, अपनी अपनी भूमिका यहाँ पर दिया, बहुत सारे कंपनी स्थापित किया, तो इतने सारे मजदूर कहाँ से आए होंगे? आखिरकार उस फैक्ट्री तो ऐसे स्थापित तो होगी नहीं, कुछ तो इसके लिए करना पड़ेगा ना। तो वहाँ पर जो काम करने वाले जो मजदूर है वो वहाँ से कहाँ आए होंगे? कहाँ से? तो कहा जाता है फैक्ट्रियाँ लगी, है ना, मजदूर भी धीरे धीरे स्थापित होने लगे। फैक्ट्रियों के विस्तार ने मजदूरों की डिमांड को बढ़ाया। 1901 ईस्वी में फैक्ट्रियों में लगभग 5,84,000 मजदूर काम करते थे, जो 1966 तक आते 1946 तक आते 24,36,000 बढ़ चुकी थी, है ना। ये इतनी बड़ी तादाद थी 1901 और 1946 तक की बात है। अगर देखा जाए तो अपने आप में यह 5 गुना ज़्यादा था। 5 गुना नहीं कह सकते तो कम से कम 4 गुना तो है ही। बहुत बड़ी एक तादाद थी। तो सब मिलकर के ने भूमिका निभाया अपना। ये जो आप फिगर देख रहे हैं, है ना, ये मुख्य जॉबर है। मुख्य जॉबर का तात्पर्य ये होता है कि अगर सपोज करिए कि कोई कंपनी में, कोई मिल में मजदूरों की आवश्यकता है और कम पड़ रहे हैं, तो वह ग्रामीण इलाकों से जाकर के, गाँवों से जाकर के वहाँ पर, मतलब वहाँ पर जा के जो मजदूर हैं उनको इकट्ठा करना, उनको ले करके आना और मिल में रखना इनका काम होता था, जिनके लिए बहुत बड़ा रकम भी इनको मिला करता था। हम इनकी योगदानों की भूमिका ऐसे नहीं कर सकते थे क्योंकि इन लोगों ने हमारे देश में पुरुषों के साथ साथ बहुत सारे महिलाओं को भी काम में अपनी भूमिका निभाने का मौका दिया। अगर 5वें टॉपिक पर अगर हम लोग आ जाए तो लास्ट टॉपिक है जहाँ जो नाम है द पॉसिबिलिटीज ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, यानी औद्योगिक विकास का अनूठापन, एक अलग ही पहचान। ये हमारा लास्ट टॉपिक है। इसके बाद टॉपिक ख़त्म हो जाएगी, चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर पर आएंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, अगर आप लोग बोलेंगे तो ऐसा हम करेंगे कि लेक्चर को इसमें ख़त्म कर देंगे, उसके बाद एक नए वीडियो में हम उसका क्वेश्चन आंसर भी करवा देंगे, जैसा आपकी मर्ज़ी हो, जैसा आपका राय हो। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। फिलहाल में कहा जाता है भारत में औद्योगिकरण उत्पादन का वर्चस्व रखने वाला यूरोपीय प्रबंधीकरण एजेंसियों की कुछ खास तरह के उत्पादों पर ही दिलचस्पी थी। जैसे में हमारे देश में औपनिवेश करना, हमारे देश के मजदूरों को दूसरे देश में लेके जाना, हमारे देश के जो मुख्य चीज़ें जैसे में है कपास है, चाय है, कॉफ़ी है, वो सब उत्पादित करवाना, ये सब ज़्यादा थी। नील की खेती को करवाना, क्योंकि ये सब को हमारे देश से ले जा करके दूसरे देश में बेचवाते थे और उनको बहुत बड़ा रकम मिलता था, जिनसे इनको बहुत ज़्यादा मुनाफा मिलती थी। तो पहले तो ये सब के सब हमारे देश के जो मजदूर है दूसरे देश के लिए ही करते थे, लेकिन जैसे जैसे इनकी लिंक को टूटा, हमारे देश में भी इनको अपना काम मिलने लगा और हमारे देश के जो उद्योग धंधे वासी हैं, है ना, वो हमारे देश में आए, अपना कंपनी यहाँ पर खोले, तो वे लोग भारत की ओर अग्रसर होने लगे, है ना। जो मिलों में लंबे लंबे समय तक विदेशियों के लिए काम किया करते थे, अब भारतीय
भारतीय कारखानों के लिए करना शुरू कर दिया। हालांकि इनमें उनको कुछ रकम उनको फैसिलिटी कम मिलती थी, बट हाँ अपने देश से काम करने में वो सजग थे। बदलाव भी देखने के लिए मिला। हालांकि तो ऐसा करने में बहुत कुछ पहले झेलना पड़ा। कहा जाता है कि 1906 में इसका बहुत ज़्यादा दबाव भी झेलना पड़ा था, है ना। बहुत कुछ मतलब 1912 आते तक तो भारतीय सूती कपड़ों का उत्पाद गिरना शुरू हुआ था। लेकिन है ना, कहते हैं कि सब मिल के अगर कुछ करते हैं तो इसका इम्पैक्ट कुछ और देखने के लिए मिलता है। कि जैसे इसका निर्यात कुछ जगहों पर इसका घटा तो कुछ जगहों पर बढ़ा भी। जैसे में सूरत की बात किया जा रहा है तो 19 से लेकर के 1912 तक भारत में सूती कपड़ों का उद्योग को बढ़ा, इतना बढ़ा कि पहले के अपेक्षा ये दोगुने स्तर तक हो गया। क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है कि ये भी दे सकते हैं कि उसी समय स्टार्टिंग होने वाला था फर्स्ट वर्ल्ड वार। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद भाई जो सैनिक है उनको कपड़े चाहिए, बहुत तरह की थैलियाँ चाहिए, बहुत तरह का सामान चाहिए। तो काम तो चाहिए, चीज़ें तो चाहिए। अब चीज़ें चाहिए, उत्पादन तो बढ़ाना है। उत्पादन बढ़ाना है तो लोगों को तो रोज़गार पर रखना है। रोज़गार पर रखेंगे तो सिंपल सी बात है कि पुरुष जाएंगे काम करने के लिए तो महिलाएं खाली हो जाएंगे। महिलाएं खाली हो जाएंगे तो पुरुषों के काम, बचे हुए काम को अब महिलाएं करेगी। इससे क्या होगा, महिलाओं में भी एक ओवर कॉन्फिडेंस आएगा। उन लोगों को भी लगेगा कि नहीं, हम भी कुछ हद तक अपने काम को चला सकते हैं, हम भी कुछ काम कर सकते हैं, हम भी अपनी भूमिका दिखा सकते हैं। और भूमिका दिखाने का उनको मौका मिला कि क्या चीज़ में, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में, है ना। अपनी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में अपनी भूमिका को दिखाते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहने का तात्पर्य ये है कि बहुत सारे काम ऐसे भी है ना, जो लघु है ना, यानी घर में रह करके काम किया जा सकता है। जैसे हम चटाई बुनना है या फिर स्वेटर बुनना है या फिर जैसे अगरबत्तियाँ बनानी है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो घर में रह करके महिलाएं काम कर सकती थी। और ये सब काम करने से महिलाओं के अंदर भी एक अलग से दिलचस्पी हुआ, है ना। कहता है कि 1911 में 67% बंगाल और बम्बई में स्थित हो चुके थे। बाकी पूरे इलाके में इसका दबदबा बहुत ज़्यादा बढ़ी जा रही थी। एक आंकड़ा है कि 1911 तक जो ये ये काम करने का तौर तरीका है और महिलाओं की काफ़ी सुधार स्थिति की अगर प्रतिशत ज्ञात किया जाए तो मात्र ये 5% था, जो 1931 से आते आते यह लगभग बढ़ करके 10% हुआ। यानी कहने का मतलब है कि महिलाओं की इसमें काफ़ी भूमिका मिली। और ये बदलाव कैसे हुआ, जब महिलाओं को भी एक अपॉर्चुनिटी मिला, लोग काम करने का उनको मौका मिला। कहा जाता है कि 20वीं शताब्दी तक तो कुछ और भी चेंजिंग देखने को मिलता है। और उन्हें वो जैसे उसके बाद ही है जो लगभग विरोध भी होने लग जाता है ब्रिटिशों का। तो सिंपल सी बात, अपने देश में देशवादी भावनाएं हैं, अपने देश के लिए करना है। विदेशी चीज़ों का बहिष्कार भी होना शुरू हो जाता है, अपने देश की चीज़ों से जुड़ना शुरू हो जाता है। बहुत हद तक इसका देखने के लिए भी मिलता है और बहुत कुछ कहीं पर इम्पैक्ट भी देखने के लिए मिलता है। जो सहज होते हैं इसको एक्सेप्ट करते हैं, जो असहज होते हैं इससे दूरियां थोड़ा बढ़ाने लग जाते हैं। हालांकि कंडीशन कुछ ऐसी नहीं रही। अगर देख रहे हैं तो भारत के कुछ पोर्ट्स कुछ जगह के दिखाया गया है, जैसे बंगाल है, बम्बई है, उसमें अपने ज़रूरतों के अनुसार बहुत आगे तक बढ़ करके आता है, उभरता है। इसको पहचान भी बहुत ज़्यादा मिलती है और बाद में फिर धीरे धीरे फॉल डाउन होता है, बाद में फिर उभरती भी है। नेक्स्ट टॉपिक आता है मार्केट फॉर गुड्स, यानी वस्तुओं के लिए बाज़ार। अब भारतीय बाज़ार कुछ इस तरह से नहीं होता कि अब पूरी तरह से डिपेंडेंट हो विदेशी वस्तुओं पर ही, नहीं, खुद से ही बहुत सारे जो आविष्कार है, बहुत सारे जो चीज़ें हैं, भारतीय बाज़ार बनाना शुरू हो गया था। भारतीय उद्योगों में ये सब बनने शुरू हो गए थे, जिसका झटका विदेशी कंपनियों को लग रहा था। उनके सामान उतने अच्छे मात्रा में नहीं बिक रहे थे जितना कि पहले की अपेक्षा थी। पूरी तरह से इन लोग कोशिश में थे कि किसी तरीके से क्या करें कि हम इसको डिमोरलाइज़ किया जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और फाइनली 19वीं शताब्दी 20वीं शताब्दी आते तक पूरी दुनिया के साथ साथ हमारे देश भारत में भी इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक बहुत बड़ा
बढ़िया झलक देखने के लिए मिलता है। हालांकि इस बीच में हम लोगों ने बहुत कुछ खोया हुआ होता है, यानी कहते हैं ना कि कुछ खोकर ही कुछ पाते हैं। हमारे देश में शायद इंडस्ट्री थोड़ा लेट से आती, जब ब्रिटिश हमारे देश में नहीं आते, आता लेकिन थोड़ा सा शायद लेट हो जाता, लेकिन उसके आने में शायद ये वो आकर के अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए जिस तरह से तेज़ी से धड़ाधड़ चीज़ों को मतलब डेवलप किया है ना, एक भूमिका भी रही है। लेकिन हम ये पूरी तरह से ये नहीं कह सकते कि उनका ही देन है, हम भारतीयों का भी बहुत बड़ा एक इसमें अपना एक रोल मॉडल रहा है। जैसा कि हम लोग पहले टॉपिक पर अगर हम लोग देख पाएंगे तो जैसे में डाउन ऑफ द सेंचुरी देखे हैं तो विदेशी कंपनियों के लिए रहा है। अब भारतीय बाज़ार में अपने जो सामान के जो ऐड है उसको उसके लिए मतलब दिखाया गया, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि एक क्राइप वाटर है, मतलब जहाँ बच्चों को आराम से रखा जाता है। भारतीय मार्केट, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे फिगर में, भारतीय मार्केट को अट्रैक्ट करने के लिए भारतीय तरीके से ऐड को लगाया गया है। अपने आप में एक कैलेंडर है जो दर्शाया गया है, और नीचे भी देख सकते हैं भारतीय ही तरीक़ों को यूज किया गया है। और इस तरह से बातें बढ़ती चली जाती है। हर तरीके से देखें तो चाहे वो आपका साबुन हो, सिलाई हो, कुछ भी हो, है ना, हर तरीके का वहाँ पर यूज किया जा रहा है भारतीय सिंबल का। लास्ट में इसका कंक्लूजन यानी निष्कर्ष देखने के मिलता है। आप लोगों को निष्कर्ष क्या जानेंगे, हम अपने तरीके से तो निष्कर्ष यही जानेंगे कि बड़े बड़े कोई अगर काम होना है तो वो स्टार्टिंग छोटे स्तरों से हो गुजरती है, और जितना बदलाव हम लोग लाने की कोशिश करेंगे उतना जल्दी बदलाव आएंगे। जैसे कि हमारे देश में फैक्ट्रियों का उदय हथकरघों से चला है, और आज हम लोग बहुत बड़े बड़े फैक्ट्री हम लोग चला रहे हैं, बहुत सारे जो उद्योगपति हैं उनके अंडर में है। तो ये कहीं ना कहीं बदलते दौर का निष्कर्ष है, और हम लोग बने रहेंगे। उम्मीद करते हैं यह जो समरी है, सारांश है, आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं कुछ दिक्कत हो तो इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इससे भी और ज़्यादा बेहतर एक्सप्लेनेशन मैं आप लोग को दे सकूं। कुछ दिक्कत हो, कुछ कठिनाई हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय को ज़रूर लिखें, अपना सुझाव हमें बताएं कि क्या किस तरीके से मैं आपके लिए बेहतर कर सकूं। हमें जितना भी बेहतर हो सके मैं बेहतर करने की कोशिश करूँगा। और थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाने की वजह से मैं अभी क्वेश्चन आंसर नहीं करवा रहा हूँ। इसके थर्ड वीडियो में मैं आप लोगों का इसका क्वेश्चन आंसर और नोट्स पॉइंट के साथ में कंप्लीट कर दूँगा। फिलहाल में अभी आप लोग ध्यान रखेंगे, अपना ख्याल रखेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।